एष सुरासुर मणुसिन्धवन्दिदम् धोधघायिकं ममलं पडमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, मैं भूल गया करना। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। नमो जिनाणम। स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर अरिहंत जैन स्वागत करता हूं इस प्राकृत एंड जैनिज्म रिसर्च सीरीज में, रिसर्च लेक्चर सीरीज में। और आज आप सब जानते ही हैं कि इस रिसर्च लेक्चर सीरीज का उद्देश्य ये है कि हम दर्शन के क्षेत्र में, जैन दर्शन और प्राकृत के क्षेत्र में किस प्रकार हम अपने शोध को एक नए दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये जो शोध, ये जो रिसर्च सीरीज है, ये जिन फाउंडेशन के तत्वावधान में पागत भाषा और प्राकृत टाइम्स के ने आयोजित की है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दर्शन एक व्यापक चिंतन होता है, और जब हम दार्शनिक अनुसंधान की बात करते हैं तो दर्शन का स्वरूप ज्ञान मीमांसात्मक होता है, तात्विक होता है, या बोल सकते हैं नीति परक सिद्ध होता है। तो किसी भी विषय का एक व्यवस्थित अध्ययन, एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से जानने की आवश्यकता होती है, जो हम शोध प्रविधियों यानी रिसर्च मेथडोलॉजीज के द्वारा जान सकते हैं। दर्शन एक ऐसा विषय है जो प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है, उसको संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास करता है। तो इसलिए यदि हम दर्शन की शोध प्रविधियों का यानी रिसर्च मेथडोलॉजीज का अगर हम बात करें, उसका अध्ययन कर लें, तो हम समस्त विषयों को अच्छी तरह समझ पाने में सक्षम होते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये रिसर्च लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। और आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपके साथ उपस्थित हैं मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी जैन जी, उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। तो मैं आमंत्रित करूंगा इस रिसर्च लेक्चर सीरीज के मार्गदर्शक प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी को स्वागत वक्तव्य के लिए। धम्मो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सया। परम आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जैन जी, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राकृत जैन विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं तथा वहाँ की कला संकाय के डीन हैं। मैं आपका आज के इस वक्तव्य के लिए, हम सभी के मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपको प्रोफेसर जैन जी, जो हमारे गुरु रहे हैं, गुरु जी हैं, इनका विशेष परिचय तो डॉक्टर अरिहंत जी देंगे, लेकिन मैं कुछ सिर्फ संस्मरण के माध्यम से आपसे बात कहना चाहता हूं कि आपसे मेरी सबसे पहले मुलाकात जैन विश्व भारती में ही हुई थी, जब हम एक एमए के विद्यार्थी के रूप में वहाँ गए थे। और मैं मानता हूँ कि जैन विश्व भारती में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, खासकर जैन विद्या प्राकृत के क्षेत्र में जो अध्ययन करते हैं, वो सब मेरी बात से सहमत होंगे कि हम लोगों के लिए एक बड़ा आसरा, एक बड़ा सहारा प्रोफेसर जिनेंद्र जी का रहता था वहाँ पर। और आए दिन हम लोग आपके अपना घर समझकर आपके घर आते थे और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। और मैंने देखा है कि अनेक विद्यार्थियों को आपने भटकने से बचाया, जो जिनको मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पाता था या कि दिशा बोध नहीं समझ में आता था, तो आपने अपने घर की तरह विद्यार्थियों को अपने पास में रखा और उनको मार्गदर्शन दिया, अनेक लोगों को शोध कार्य में लगाया।
मैंने देखा आप अनेक पांडुलिपियों का आपने संपादन किया, जो प्राकृत की पांडुलिपियां हैं, और उनका स्वयं ही वहां पर लाडनू में रहकर उसका प्रकाशन, उसकी सीरीज चलाई, उसका प्रकाशन किया। तो हम लोगों को ये देखकर बहुत प्रेरणा प्राप्त होती रही हमेशा से, और आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी यहाँ पर शोधार्थी हैं, और रिसर्च स्कॉलर तो हम चाहे प्रोफेसर बन जाएं, चाहे लेक्चरर बन जाएं, लेकिन रिसर्च स्कॉलर हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि वही हमारा काम है, वही हमारा धंधा है। इसके अलावा हम अगर हम रिसर्च नहीं करें तो हम कुछ नहीं है। तो मैं आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्राकृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं एवं हमारे साहित्य संस्कृति कला संकाय के डीन रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे हैं जैन दर्शन विभाग के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। एवं हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ सभी अध्यापक गण, सभी आचार्य गण, सभी शोधार्थी गण, सभी विद्यार्थी, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मेरी भावना है कि आप सभी इस सीरीज से जुड़े रहें ताकि हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो। डॉक्टर अरिहंत को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वे अथक प्रयास से हमारे बड़े बड़े एमिनेंट स्कॉलर से संपर्क करके उनका जो गाइडेंस है, जो हमको जब तक हम उनके पास ना बैठे, जब तक उनके पास उनके डिपार्टमेंट में ना जाए, तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज हम अगर इस माध्यम से उनसे सभी पूरे देश के हमारे जो एमिनेंट स्कॉलर्स हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारी शोध दृष्टि में सहायक होगा, ये हम लोग की भावना है। और मैं पुनः सबका स्वागत करता हुआ मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरिहंत जी से निवेदन करता हूं कि आप आगे कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी। जैसा कि आज ये सौभाग्य का विषय है हमारे साथ कि आपने परिचय, एक शुरुआती परिचय दे ही दिया है प्रोफेसर सर का, और हम में से अधिकतर लोग उनको बहुत ही सहज रूप से जानते हैं, उनके सानिध्य में हमने काम किया है। तो वर्तमान में प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी जैन जी HOD हैं, और प्रोफेसर के पद के साथ साथ वो विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय के एसोसिएट डीन पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। इसके पूर्व वो जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर कार्य करते करते उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक प्राकृत और जैन विद्या का निरंतर अध्यापन कार्य किया है। उन्होंने काफी सारे प्रशासनिक दायित्वों को भी बखूबी निभाया है, और विश्वविद्यालयों की विभिन्न कमेटियों से जुड़े हुए हैं। UGC नई दिल्ली की जो शोध परक और गोपनीय कार्य जो होते हैं, उनकी विभिन्न कमेटियां होती हैं, उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो दे रहे हैं। UGC के जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं और स्वतंत्र रूप से जो अन्य शोध योजनाएं होती हैं, वो आपके द्वारा संपादित की हुई हैं। जैन विद्या और प्राकृत पांडुलिपि, जो पांडुलिपि के संपादन में विशेष उनकी रुचि रहती है, और आपके निर्देशन में अब तक लगभग 20 छात्रों को PhD की उपाधि प्राप्त हो चुकी है, और 10 जो रिसर्च स्कॉलर हैं अभी आपके अंडर में रजिस्टर्ड हैं। आपने लगभग 65 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्राकृत भाषा, साहित्य एवं जैन विद्या के विभिन्न सिद्धांतों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो जैन विद्या और प्राकृत की मानक कई सारी पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और आपके द्वारा आपकी प्रकाशित कुछ 13 पुस्तकें हैं, जैसे कि उनमें से कुछ के नाम है शब्दों के मोती, जैन विद्या एवं बौद्ध अध्ययन के आयाम, और जैन परंपरा में संलेखना, रत्नकरण श्रावकाचार परिशीलन, और प्राकृत भाषा एवं साहित्य आचार्य महाप्रज्ञ का अवदान। और आपके इन्हीं महनीय योगदानों को देखते हुए कई संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है। ब्रह्मचारी पूर्ण चंद्र रिद्धिलता लोहाड़िया पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं, आप विक्रम कालिदास पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, और अन्य बहुत सारे पुरस्कार से आप अलंकृत हैं। तो इस तरह आज हमारे समक्ष इतनी मूर्धन्य विद्वान देश के, इतनी बड़ी हस्ती जो आज हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे,
शोध विषयक मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर सर को कि वो अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। 1 मिनट में एक निवेदन कर दूं। जी, मैं सभी शोधार्थियों से, हमारे जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करके सुनेंगे, क्योंकि वक्ता जब बोलते हैं तो उनको अगर आपके हाव भाव दिखें तो उनको बोलने में अधिक इम्प्रेशन आता है, आराम से बोल पाते हैं। इसके लिए आप जरूर अपना वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो अधिक सुविधा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन फाउंडेशन न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित प्राकृत भाषा एवं प्राकृत टाइम्स के सौजन्य से आज यह प्राकृत एवं जैन विद्या रिसर्च लेक्चर सीरीज के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह आभार मानता हूं कि डॉक्टर अरिहंत जैन ने मुझे यह अवसर दिया कि आपके साथ कुछ बात करने का। इस लेक्चर सीरीज में आज हमारे साथ प्रोफेसर पीसी जैन प्रेमी साहब, डॉक्टर अरिहंत जैन, प्रोफेसर अनेकांत जैन, प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय साहब, डॉक्टर NK जैन साहब और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे अध्यापक गण, अतिथिगण, शोधार्थीगण, समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इस सीरीज है वह निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी बनेगी, क्योंकि हायर एजुकेशन के सिस्टम में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वर्क को, अपने रिसर्च को, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से प्रस्तुत करें ताकि वह एक स्टैंडर्ड मानक रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सके। इस सीरीज का यह तीसरा लेक्चर है और मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह की जो दृष्टि है शोधार्थियों को लाभ पहुंचाने की, जैन परंपरा के किसी पर्व, किसी ओकेशन को समाज के सामने प्रस्तुत करने की, ऐसे अवसर का लाभ लेने का जो बीड़ा हमारे जिन फाउंडेशन ने उठाया और उठाते रहते हैं और विगत वर्षों में भी उठाया है, ऐसे उस पूरे परिवार को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं कि वह प्राकृत और जैन विद्या के क्षेत्र में ये मैं ऐसा एक गर्व के रूप में कहता हूं कि दो परिवार हमें इस देश में मिलते हैं, एक फूलचंद प्रेमी जी का परिवार और एक प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन का परिवार, जो प्राकृत के क्षेत्र में पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है और नए नए आयामों को उद्घाटित करने के लिए, समाज को लाभान्वित करने का और इस विद्या को आगे तक पहुंचाने का जो यह प्रयत्न दोनों परिवारों के द्वारा किया जाता है, वह देखकर बड़ा अच्छा लगता है और मन आह्लादित हो जाता है कि हम कम से कम भगवान महावीर के उपदेशों को आगे बढ़ाने का कुछ प्रयत्न कर पा रहे हैं। सफल कितना होते हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयत्न है कि हम इस विद्या को आगे तक ले जाएं, किसी न किसी रूप में समाज को लाभान्वित करें। इस दृष्टि से निवेदन है सभी से, किसी का माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लें। तो आज का जो लेक्चर रखा गया है और जो मुझे आपसे चर्चा करनी है वह प्राकृत एवं जैन अध्ययन के अनुसंधान प्रविधि और पांडुलिपि विज्ञान। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे ऋषि, महर्षि, आचार्य, आर्ष पुरुष, इन्होंने बहुत सारा उपदेश इस प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा को उन्होंने अपने उपदेश की भाषा बनाया और वो साहित्य के रूप में आज हमारे सामने बहुत सारा साहित्य
प्रकाशित होकर उपलब्ध हो गया है, जिसका हम स्वाध्याय करके अपने आप को लाभान्वित करते हैं, कृतकृत्य होते हैं। लेकिन जितना साहित्य आज हमारे सामने प्रकाशित है, उससे तिगुना चौगुना साहित्य अभी हमारे रूप में पांडुलिपि संग्रहण केंद्रों में सुरक्षित है, और वो इंतजार कर रहा है कि उसको भी समाज में प्रकाशित होकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन यह बड़ा श्रमसाध्य और ऐसा काम है जो पूरा का पूरा जीवन इसमें लग जाता है, तब कहीं कुछ साहित्य, कुछ सेवा विद्वानों के द्वारा की जाती है। और ऐसे अनेक जो विद्वान हुए, उनके जीवन चरित्र को अगर हम देखें, उनके कार्यशैली को देखें, तो निश्चित रूप से ऐसा साहित्य उनके द्वारा जो निकाला गया, उसमें पूरा का पूरा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया। चाहे वह A.N. उपाध्याय को देखें, चाहे वह मुनिकुनि विजय जी को देखें, चाहे वह महेंद्र कुमार न्यायाचार्य को देखें, या और भी जो विद्वान हुए, हीरालाल जैन को देखें, इन्होंने जिन पांडुलिपियों को हाथ में लिया और उनका संपादन करना चाहा, तो पूरा जीवन इसी में खपा दिया, तब कहीं जाकर कुछ साहित्य हमें आज अध्ययन के लिए उपलब्ध हो पा रहा है। ये रिसर्च लेक्चर सीरीज में निश्चित रूप से इन बातों का उद्घाटन अभी 2 लेक्चर में हुआ होगा कि हम रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च कैसे करनी चाहिए, और रिसर्च करने से पहले हमें अपना प्रपोजल, अपना जो सिनॉप्सिस है, कैसे तैयार करना चाहिए। संभवतः संक्षेप रूप में इन बातों का उद्घाटन हुआ ही होगा। पर मैं ये कहता हूं कि अगर हमें सत्य तक पहुंचना है, सत्य को जानना है, तो उसमें कई मार्ग हैं, और उन मार्गों का चयन करते हुए, किसी एक मार्ग का चयन करते हुए हम उस सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। यही ज्ञान को जब खोलते जाते हैं, तब वह सत्य का उद्घाटन होता है। यहीं से रिसर्च की यात्रा शुरू हो जाती है। उसे हम शोध कहें, खोज कहें, अनुसंधान कहें, गवेषणा कहें, ये सारे शब्द एकार्थक रूप में आते हैं। और जब हम उस सत्य को, जिसका उद्देश्य मानव हित के लिए है, प्रत्येक मानव प्राणी के हित से जुड़ा हुआ है, ऐसे सत्य का उद्घाटन करने के लिए जब हम अपनी यात्रा, एकेडमिक यात्रा करते हैं, वहीं से यह अनुसंधान या रिसर्च की गति बन जाती है। हम यहाँ बात करें शोध प्रविधि की, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कैसे हमें रिसर्च करनी चाहिए, तो कुछ बातें मैं इस संदर्भ में रखूंगा, और साथ में पांडुलिपियों के संदर्भ में जिस तरह से हमें रिसर्च करनी पड़ती है, उसके विषय में भी मैं अपनी बात थोड़ा सा रखूंगा। हमारे जो शोधकर्ता हुए, जिन्होंने शोध के मानक स्टैंडर्ड को उन्होंने निश्चित किया, जिसके आधार पर हम अपने सिनॉप्सिस को तैयार करके एक शोध को गति देते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड में, ऐसे सिनॉप्सिस को बनाने के स्टैंडर्ड में कुछ चरण निश्चित किए हमारे विद्वानों ने, और उसमें कहीं 4 चरण, कहीं 5 चरण, कहीं 6 चरण, ऐसे 8, 10, 12 अलग अलग पद्धतियों के आधार पर उनको शोध करने की दिशा में एक स्टैंडर्ड निर्धारित किए। मैं यहाँ उन निर्धारित स्टैंडर्ड को संक्षेप में कह के आगे बढ़ूंगा। और संक्षेप में कहने का मतलब है कि जब हम अपने रिसर्च को प्रारंभ करते हैं, शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अपने सत्य को उद्घाटित करने के लिए जिस ज्ञान मीमांसा का हम सहारा लेते हैं और मानव प्राणी का हित उसके केंद्र में रखते हैं, उस स्थिति में हमें उस सत्य तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई समाज की ऐसी समस्या को उद्घाटित करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम अनुसंधान पूरा कर पाते हैं। और वह समस्या ऐसी होती है कि उससे समाज के हित को जोड़ा जाता है, समाज के उस चीज को, उस वर्ग को, उस बिंदु को उद्घाटित करने का प्रयत्न करते हैं जो अभी तक हमारे लिए अनभिज्ञता के रूप में वह विद्यमान थी,
ऐसा नहीं कि वो विद्यमान ना हो, अनभिज्ञता के रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। उदाहरण के लिए मैं ये कहूं कि जब हमें किसी विषय को लेकर जब हम चिंतन करते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो प्रायः विद्यार्थी ये सोचते हैं और इस तरह का उनका चिंतन उस समय रहता है कि हम अपने विषय को तय नहीं कर पाते, ये समस्या आती है। हमें बुक्स उपलब्ध नहीं हो पाती, ये समस्या आती है। हमें गाइड नहीं मिल पाता, ये रिसर्च के संदर्भ में समस्या आती है। हम अन्य तरह की जो उपयोगी सहयोगी चीजें हैं उनका अभाव होने के कारण या विषय का चयन नहीं कर पाने के कारण आदि इस तरह के विषयों को ध्यान में रखकर वो समस्या का उद्घाटन करने लगते हैं, जबकि वास्तव में समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि हम जिस विषय को ले रहे हैं उसका औचित्य क्या है, क्यों हम इस विषय का चयन कर रहे हैं और उस विषय में ऐसी क्या चीज है जो हम समाज के सामने उद्घाटित करना चाहते हैं। तो आज मान लीजिए हम जैन और प्राकृत के क्षेत्र में अगर रिसर्च करना चाहते हैं, तो जब हम विषय लेते हैं, अगर हमने विषय लिया, मान लिया आत्म तत्व को ले लिया, ईश्वरवाद को ले लिया, अनेकांतवाद को ले लिया, आदि ऐसे जो विषय हमारे जैनिज्म के फील्ड हैं, उन विषयों से जब हम कोई एक विषय सिलेक्ट करते हैं, तो ये होता है आत्म तत्व के विषय में जो अभी तक चिंतन है वो जिन जिन आयामों को उद्घाटित करता है वो तो समाज में प्रतिष्ठापित हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ऐसे कुछ अनछुए बिंदु हैं जिनको समाज के सामने प्रस्तुत करना है। अब उन अनछुए बिंदुओं में हमारी मान लीजिए आत्म तत्व के विषय में है कि यह आत्मा अगर इस संसार में है तो कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये समस्या को उठाते हुए हम अपना अनुसंधान प्रारंभ करते हैं। हो सकता है इस तरह के विषयों में कुछ बातें समाज में पहले से भी संस्थापित हो गई हों, किसी के रिसर्च के माध्यम से ये बातें आ गई हों, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनका उद्घाटन समाज के लिए अपेक्षित होता है। विचार करके, चिंतन करके हम उन बिंदुओं को उद्घाटित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी अनुसंधान करने की यह प्रवृत्ति या यह योजना हम बना रहे हैं। तो आत्म तत्व के संदर्भ में इस तरह की बातें हम जब उसके साथ कब, क्यों, कैसे, इस तरह की जब बात हम जोड़ लेते हैं कि यह विषय क्यों हम ले रहे हैं, इस विषय का प्रारंभ कहां से है, इस विषय के संदर्भ में और क्या चिंतन किया गया है जो अभी तक समाज में प्रतिष्ठापित नहीं है। आत्म तत्व के संदर्भ में यह बात मैं कहूं कि यह आत्मा इस संसार में है और उसके साथ जब हम पुनर्जन्म को जोड़ लेते हैं तो यह आत्मा अगले जन्म में को जन्म प्राप्त करती है, अगले भाव को प्राप्त करती है। लेकिन अगले भाव को प्राप्त कर, यहाँ तो हमने आत्म तत्व को जब विषय बनाया तो आत्मा यहाँ जब मृत्यु को प्राप्त होता है हमारा शरीर, तो शरीर तो यहाँ रहता है, आत्म तत्व निकल जाता है। लेकिन निकलने के समय उस आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे हम उस आत्मा को कहें कि इस एक शरीर से को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बीच में जो समय है वह आत्मा किस रूप में रहती है। क्या ऐसा चिंतन कहीं किसी दर्शन में किया गया? जब हम शास्त्रों का आलोड़न करते हैं, देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में इस तरह का चिंतन हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैन दर्शन इसके विषय में चिंतन करता है, विचार करता है कि नहीं, उस समय भी आत्मा का वह स्वरूप, कोई ना कोई स्वरूप है। तो जिस स्वरूप में वह आत्मा होती है उसको हमें समाज के सामने प्रतिष्ठापित करना है। अगर हमें अहिंसा का हमने टॉपिक लिया तो उस समस्या को उठाना है कि हमारे हर क्रियाकलाप में किस तरह से अहिंसा को हम प्रभावित करते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति से हम अपनी क्रियाकलाप को कैसे जोड़ते हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं वो समस्या के रूप में उठाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सबसे पहला जो उसका स्टैंडर्ड है, बिंदु है, वो ये है कि जब हम अपने रिसर्च को डिजाइन करते हैं, सोचते हैं कि हमें इस पर काम करना है, तो हमें सबसे पहले समझ उद्घाटित करना है जो समाज में अभी तक प्रचलन में नहीं थी। जिन बिंदुओं को हमने सोचा ही नहीं, ऐसे बिंदु हम अपनी समस्या में उद्घाटित करें, तब ये रिसर्च का एक स्टैंडर्ड बन पाएगा, एक हमारी दृष्टि स्थापित हो पाएगी
कि हम रिसर्च को एक विशेष दिशा में ले जाना चाहते हैं और उन तथ्यों का उद्घाटन करना चाहते हैं जो अभी तक समाज में नहीं हुआ। हम ईश्वरवाद की बात करें, अहिंसा की बात करें, तो जिन क्रियाओं से हमारी अहिंसा प्रभावित होती है, हम चलने फिरने में भी, अपने क्रियाओं में भी, दैनिक क्रियाओं में भी किस रूप में अहिंसा को प्रभावित कर पाते हैं, हिंसा का प्रयोग हमें करना ही पड़ता है। तो ऐसी कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम अहिंसा का प्रयोग अपने जीवन में कर पाए और कम से कम अहिंसा को हिंसा से प्रभावित कर पाए। तो ऐसी जो दृष्टि है, उन बिंदुओं को हम उद्घाटित करना चाहते हैं। तभी यहां से ही रिसर्च शुरू हो जाती है। उन बिंदुओं को हम उद्घाटित करें। और भी कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम रिसर्च डिजाइन अपना प्रपोजल कर पाते हैं, लेकिन मेरा मुख्य विषय यहाँ रिसर्च डिजाइन को प्रस्तुत करना नहीं है। हम रिसर्च को कैसे करें, इस बिंदु पे हमें चिंतन करना है। रिसर्च डिजाइन के संदर्भ में मैं केवल बिंदु का उल्लेख करता हूं कि इन बिंदुओं का हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, आपने समस्या को उद्घाटित करना, उद्देश्य को, हमारे रिसर्च के उद्देश्य को प्रस्तुत करना, उस रिसर्च विषय की सार्थकता को प्रस्तुत करना कि वो उसकी उपयोगिता समाज में किस वर्ग को है, किसको इसका लाभ मिलेगा और समाज कैसे लाभान्वित होगा, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। इसी तरह इसको करने के पहले, इस प्रपोजल को बनाने से पहले जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसकी हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है। हम कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव ऐसी परिकल्पना करते हैं कि इस तरह से हमारे रिसर्च की फाइंडिंग होगी, रिसर्च का जो परिणाम है, निष्कर्ष है, इस तरह का निकलेगा। कभी हम पॉजिटिव भी हाइपोथेसिस रखते हैं, कभी नेगेटिव भी रखते हैं। इस तरह से इसके कुछ बिंदु हैं। और एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कौन से मेथड को अपनाएंगे। और मेथड भी बहुत सारे प्रचलित में हैं कि जहां हम समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वर्णनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, आदि ऐसे कुछ उसके मानक हैं, आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सारे बिंदु हम अपने विषय के साथ जोड़ते हैं ताकि उस रिसर्च को समाज के लिए हम एक दिशा निर्देश करें कि जो विषय मैंने लिया उसमें इस तरह की अच्छाई भी है, बुराई भी है, तटस्थ भी है, अन्य जो दार्शनिक परंपराएं हैं, जो हमारे साहित्य की परंपराएं हैं, उसके साथ हमें तुलनात्मक दृष्टि भी रखनी पड़ सकती है। हम पूरा का पूरा विषय अगर तुलनात्मक नहीं रखते तो किसी एक चैप्टर को हम तुलनात्मक रखें। तो ये इस तरह से कुछ इसके रिसर्च के डिजाइन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें है चैप्टराइजेशन और उसके बिब्लियोग्राफी इसका मूल प्राण तत्व है रिसर्च थीसिस का, वो उसको हमें जरूर डिजाइन करना चाहिए। और मैंने अरिहंत जी से और अनेकांत जी से इस विषय पर डिस्कस भी किया कि आप जब ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं तो इन जनरल जो रिसर्च के मानक हैं वो तो हम बताएं ही, साथ साथ एक एक कंपोनेंट्स को, एक एक बिंदु को, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च गैप क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, बिब्लियोग्राफी कैसे अरेंज करनी चाहिए, आदि ये सारे विषय हमारे थीसिस से संबंधित हैं। तो इनको भी स्वतंत्र रूप से लेक्चर करवा के शोधार्थियों को, हमारे अध्येताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये अलग दृष्टि है। मैं अब यहाँ अपनी बात उस रूप में रखना चाहता हूँ कि संस्कृत और ये जैन विद्या के क्षेत्र में जो रिसर्च हो रही हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, या जो आगे अध्येता अपने रिसर्च को शुरू करने वाले हैं, उसमें हमें किन किन चीजों का, किस किस तरह से हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है जब आपने विषय चयन कर लिया, विषय का निर्धारण हो गया, आपके गाइड का निर्धारण हो गया विश्वविद्यालय सिस्टम में, और अगर आपने स्वतंत्र रूप से रिसर्च करना चाहते हैं, गाइड की जरूरत नहीं है, किसी विश्वविद्यालय पंजीयन ना कराते हुए भी रिसर्च करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत प्रारंभिक स्तर पर ये देखना पड़ेगा कि आपके रिसर्च का स्कोप कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में आप अपना रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए किस किस क्षेत्र को चुनेंगे। कहीं रिसर्च का क्षेत्र हमारा प्रायोगिक भी होता है, कहीं सर्वेक्षण की प्रविधि भी आप अपने रिसर्च में रखते हैं, कहीं
पुस्तकालय बेस, लाइब्रेरी बेस भी अपने रिसर्च को बनाते हैं, और ज्यादातर लाइब्रेरी बेस ही इन विषयों में, प्राकृत और जैन विद्या के क्षेत्र में लाइब्रेरी बेस रिसर्च ज्यादा होती है। तो लेकिन फिर भी स्कोप हमारे पास खुले हुए हैं कि हम सर्वेक्षण की दृष्टि से अपने रिसर्च टॉपिक को तय करें, और प्रायोगिक रूप में तय करें, तुलनात्मक रूप में तय करें। जो भी हमने विषय अपना तय किया है, उस विषय को तय करके अपने स्कोप को देखें, जिससे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ उसको जोड़ के रखें कि आपके विषय से संबंधित और कहां किसके द्वारा रिसर्च की गई है, उन्होंने किस तरह से अपने रिसर्च के बिंदुओं को तय किया है, किन किन विषयों को चैप्टर के रूप में लिया है, और आपके रिसर्च में उससे हटकर, उससे भिन्न किन बिंदुओं को आपने अपने रिसर्च में सम्मिलित किया है। उन बिंदुओं को उठाने के साथ साथ समाज में किसे इसको लाभ मिल पाएगा, इस तरह के अध्ययन को हमें सबसे पहले करना चाहिए। इस तरह का स्कोप हमें ढूंढना चाहिए। जब हम इन चीजों को देख लेते हैं कि इससे संबंधित 10, 5, 15, 20 जो भी वर्क हुए हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि क्या रखी और आपकी अपनी दृष्टि रिसर्च की क्या है, थोड़े बहुत आयाम, थोड़े बहुत जो बिंदु हैं वो निश्चित रूप से भिन्न होंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, दृष्टि होती है, विजन बनता है। तो हमें सबसे पहले अपने रिसर्च को तय करने के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्कोप देखना चाहिए कि इस अपने विषय से संबंधित शोध करने का स्कोप कहाँ कहाँ है, किस रूप में है। जब हमने अपने स्कोप को तय कर लिया, सोच लिया कि इसके संदर्भ में हमें फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, समाज के बीच में सर्वेक्षण भी करना पड़ सकता है, क्वेश्चनायर भी बनाने पड़ सकते हैं, आदि इस तरह की जो फील्ड हैं वो हमने तय कर लिए। उसके बाद हमें उसका डाटा संकलन करना पड़ता है। डाटा संकलन मतलब उसका मैटर कलेक्शन, और मैटर कलेक्शन के भी अलग अलग बिंदु हैं कि आप मैटर कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी भी रिसर्च में अलग अलग प्रविधियां हैं मैटर कलेक्शन की। तो हम रिसर्च को, अपने रिसर्च को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में हमने अपने टॉपिक को तय किया है, उसमें हमें डाटा कलेक्शन करने के लिए जो अलग अलग प्रविधियां बताई गई हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डाटा कलेक्शन की जो प्रविधियां हैं, अगर मैं पांडुलिपियों के संदर्भ में कहूं, आपने कभी पांडुलिपि देखी हो, मैं ये पांडुलिपि आपको दिखा रहा हूं। एक पांडुलिपि ये है, और आप ताज्जुब करेंगे, एक पेज में, A4 साइज के इस पेज में जो भगवत गीता है पूरी की पूरी लिखी गई है। इसी तरह दूसरी पांडुलिपि जो मेरे पास है, ये जो एक एक पट्टी आपको दिख रही है, उस पट्टी में ये एक एक पेज हैं। ये तो उस पांडुलिपि के पेजों को एक साथ रख के जीरोस किया गया है, जो A4 मतलब ये बड़ी साइज में, उसको 5-6 पेज इसके एक साथ जीरोस कर लिए गए। तो इन पांडुलिपियों के क्षेत्र में जब हम रिसर्च करते हैं, उसका पाठ संपादन अथवा उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें डाटा कलेक्शन में ये एक एक शब्द का चयन करना पड़ता है, और एक एक शब्द का चयन इस दृष्टि से करना पड़ता है, भाषा की दृष्टि से, अनुवाद की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, अलंकार, समास आदि के प्रयोग, काव्य शास्त्र की दृष्टि से। तो एक एक शब्द का चयन करते हुए जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, तो और इन पांडुलिपियों का जो लेखन कला में, लिखने में जो एक साथ लिखी गई हैं, जिनका शब्द कहाँ टूट रहा है, शब्द कहाँ उसको हमें छोड़ना चाहिए, एक एक शब्द में विभक्ति क्या लगी हुई है, व्याकरण की दृष्टि से उसका अध्ययन करते समय पड़ता है। तो इन पांडुलिपियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो एक एक शब्द को तोड़ के और उसके अर्थ को निकालना पड़ता है। अगर कहीं कहीं हमने शब्द को अलग करने में, तोड़ने में यदि किसी तरह से विसंगति कर दी, विभक्ति का ध्यान नहीं रखा, उसके जो अनेक, ये शब्द के जो अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां किस अर्थ की सार्थकता है, उसका चयन भी हमें ध्यान से करना पड़ता है। अगर हम उसको ध्यान से ना करें
तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस तरह से हमें हर शब्द को, एक एक शब्द को देखना पड़ता है, तब कहीं पांडुलिपियों के संपादन में हम अपनी गति बना पाते हैं। अन्य दृष्टि से पांडुलिपियों के अतिरिक्त अगर हम अध्ययन करते हैं तो डाटा कलेक्शन में हम अपने, जो हमने सिनाप्सिस में, अपने प्रारूप में, आउटलाइन में जिन विषयों का हमने तय किया, जिन चैप्टर को हमने तय किया, उस चैप्टर से संबंधित एक एक विषय वस्तु को, एक एक टॉपिक को हम ध्यान में रखकर उन ग्रंथों से, उसके संदर्भ में जो विषय वर्णित हैं, अलग अलग ग्रंथों से, मूल ग्रंथों से और आधुनिक आलोचनात्मक ग्रंथों से मैटर निकालते हैं। मैटर निकालने के जो पद्धतियां हैं, मैं ज्यादातर इस पद्धति का प्रयोग करता हूं और अपने विद्यार्थियों से करवाता हूं कि आप एक पेज में उस मैटर को, जिस मैटर को आप लेना चाहते हैं आलोचनात्मक ग्रंथों से, मूल ग्रंथों से, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। इस नोट करने में भी दो दृष्टि होती हैं कि एक तो हम मूल टेक्स्ट को, जिसका कलेक्शन हम कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु को हम ग्रहण कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा एज इट इज नोट करें, और एज इट इज नोट करने के बाद फिर उसमें से उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखें, क्योंकि हमें ये पता नहीं है, आज हमने जब मैटर कलेक्ट किया 2 साल 3 साल बाद हम उस चीज को भूल भी सकते हैं कि ये मैटर हमने अपनी तरफ से बनाया था या किसी किताब को हमने एज इट इज नोट किया है। तो अगर हम उसको इन्वर्टेड कामा में रखते हैं तो हमें ये पता रहेगा, और इस पेज में जब हमने मैटर कलेक्ट किया किसी पेज में, उस पेज में हम जब मैटर कलेक्ट करते हैं तो ये पता रहना चाहिए कि ये हूबहू उस किसी टेक्स्ट का, किसी ग्रंथ का, किसी पुस्तक का एज इट इज मैटर हमने लिया है, या हमने उसके भाव को लिया है, अपने शब्दों में उसको हमने बना लिया है। तो जब डाटा कलेक्शन करते हैं उस समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हूबहू मैटर अगर लेते हैं, चाहे वह मूल टेक्स्ट हो, चाहे आलोचनात्मक ग्रंथ हो, आज के विद्वानों की किताबें हो, उनमें से जब हम लेते हैं उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखें। और इन्वर्टेड कामा में रखने से बाद में जब हम उसको ड्राफ्टिंग करते हैं, जब हम थीसिस लिखने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार होते हैं, उस समय हमें ये पता रहना चाहिए कि ये जो मैटर हमने कलेक्ट किया था, उस मैटर को हमने कहीं ग्रंथ से लिया है या अपने भावों के माध्यम से उसमें हमने नोट किया है। तो ये जो पद्धति है ये मुझे ज्यादा सटीक लगती है और यूजफुल लगती है विद्यार्थियों के ड्राफ्टिंग की दृष्टि से, कि जब हम थीसिस लिखना बैठते हैं तो ये चीजें हमें सामने हमारे रिसर्च की जो प्रविधि है उसमें स्पष्ट हो जाती है कि हमने 1 ग्रंथ से लिया, 2 ग्रंथ से लिया, 3 ग्रंथ से लिया। ऐसे करते करते इस पेज पे जब हमने वह मैटर लिया, देखिए ये रिसर्च के मेथोडोलॉजी है ये, जब हमने यहाँ मैटर नोट किया, नोट करने में हमें यहाँ कहीं ना कहीं एक जगह ये नोट करके रखना है कि इस मैटर का प्रयोग हम कौन से चैप्टर में करेंगे। तो कहीं कॉर्नर में, कहीं एक स्थान पर हम इस मैटर के प्रयोग की दृष्टि से कि इसका प्रयोग हमें 4थे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में करना है, तो ये जो मैटर कलेक्शन हमने किया वो हमारे 1 चैप्टर में, 2 चैप्टर में, 3 चैप्टर में, किस चैप्टर में वो उपयोगी बनेगा, काम आएगा, उसको हमें कहीं ना कहीं नोट करके रखना है। तो पद्धति ये हम अपनी सुविधा से उसको नोट करके रखें, किसी कॉर्नर में या कहीं ऐसे स्थान पर हम उसको नोट करके रखें कि ये हमारे इस चैप्टर के इस परिच्छेद में, इस बिंदु में काम आएगा। कभी कभी ये मैटर जो हमने कलेक्ट किया वह 1 से अधिक चैप्टर में भी काम आता है, तो उसको हमें दोनों चैप्टर का उल्लेख वहां एक स्थान पर करके रखना चाहिए। तीसरी बात, मैटर कलेक्शन में जब हमने ये इस सिस्टम को अपनाया कि हम पेज पे मैटर कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, जब हमने इन्वर्टेड कामा में या अपने भावों के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर इस पेज पर जो हमने मैटर नोट किया, उस मैटर का हमें टाइटल बनाना चाहिए। उस मैटर का एक शॉर्ट टाइटल बना दें कि इस मैटर में ये बात कही गई है। हम मान लीजिए कोई मैटर कलेक्ट किया और वो मैटर 2-3 पेजों में गया, तो हम 2-3 पेज पढ़ेंगे नहीं। जब ड्राफ्टिंग करने बैठते हैं
तो हम वो 2-3 पेज मैटर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उस मैटर का जो हमने टाइटल पहले तय कर लिया कि ये मैटर इससे संबंधित है, इस विषय से संबंधित है, तो हमें वो मैटर वहां टाइटल वहां नोट कर देना चाहिए। उससे हमें करते समय थीसिस लिख ये पता चल जाएगा कि इस 2-3 पेजों में या 4 लाइनों में या 10 लाइनों में यह मैटर इस विषय से संबंधित है। तीसरी बात, इस मैटर कलेक्शन में जिस मैटर को हमने कलेक्ट किया उस मैटर का हमें नीचे फुटनोट के रूप में रेफरेंस नोट करके रखना चाहिए। जब हम किसी ग्रंथ को ग्रहण करते हैं और उससे हम मैटर निकालते हैं तो उस मैटर में जिस ग्रंथ से हमने लिया, जिस पुस्तक से लिया, उसका हमें नीचे रेफरेंस नोट करके रखना चाहिए, उसका एडिशन नोट करके रखना चाहिए, उसका पेज नंबर नोट करके रखना चाहिए। क्योंकि आज हमें वह पुस्तक मिल गई और जब हमने ड्राफ्टिंग शुरू की 1.5 साल 2 साल बाद, मैटर कलेक्शन के बाद, वो मैं किताब वापस मिले ना मिले, इसलिए सारी की सारी डिटेल आपके इस फुटनोट में होनी चाहिए। और उसके 2 फायदे हैं। जब आप ये फुटनोट उसको कंप्लीट कर लेंगे, केवल उसमें से पेज नंबर हटाकर आप उस जो आपने किताब को नोट किया, किताब की डिटेल नोट की, वो आपके बिब्लियोग्राफी में, जो रिसर्च का एक मूल प्राण तत्व है, जो बिब्लियोग्राफी आप लास्ट में थीसिस में देते हैं, उस बिब्लियोग्राफी के लिए भी वो मैटर तैयार होता जाता है। तो ये एक प्रविधि है कि इस तरह से हम मैटर कलेक्ट करें, जिसमें 3-4 चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए मैटर कलेक्शन में, कि वो मैटर इन्वर्टेड कॉमा में हो अगर एज इट इज लिया है, या अपने पढ़कर 5 किताबें, 4 किताबें, 8 किताबें पढ़कर हमने कोई अपने निष्कर्ष के रूप में कोई मैटर बनाकर यहाँ नोट किया है, तो उस चीज को हम सिंपल लिखें, इन्वर्टेड कॉमा में ना लगाएं, लेकिन किस से लिया है उसका रेफरेंस हम ले लें। या अपने मन से हमने कोई चीज नोट की है, उसको रेफरेंस नहीं किया, तो हम इसको कहीं नोट करके रखें कि अनेक पुस्तकों के निष्कर्ष के रूप में यह बात सामने आती है, फिर बाद में वो लिखें। इसका मतलब ये आपने उस निष्कर्ष को निकाला है जो अनेक अनेक ग्रंथों में इस बात उससे संबंधित चिंतन किया गया था। तो इस तरह हमें डाटा कलेक्शन सबसे पहले करना होता है। डाटा कलेक्शन के बाद जो बात आती है वह है क्लासिफिकेशन की। जब हमने इस तरह से मूल ग्रंथों से, आलोचनात्मक ग्रंथों से, आज के विद्वानों की पुस्तकों से, कोश ग्रंथों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस तरह से जब हमने मैटर कलेक्ट कर लिया और उस मैटर कहाँ से लिया उसका हमने फुटनोट के रूप में नीचे उसकी डिटेल भी हमने नोट कर ली, जो हमारे बिब्लियोग्राफी में भी काम आएगा। ऐसे इस मैटर को, ऐसे इस डाटा कलेक्शन को का हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि अभी तो हमने कलेक्ट जब किया तो पहले चैप्टर का भी मैटर आ गया, 5वें चैप्टर का भी मैटर आ गया, 8वें चैप्टर का भी मैटर हमने कलेक्ट कर लिया, नोट कर लिया, अपने मन से भी निष्कर्ष रूप में उन बातों को हमने यहाँ नोट कर लिया। लेकिन इन चीजों को नोट करने के बाद, जब डाटा कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि एक विषय से संबंधित जितने भी कार्ड हमने 2000, 5000, 10,000 जो भी कार्ड हमने इस तरह से बनाए, मैटर कलेक्ट किया, उस मैटर को हम अलग अलग अपनी सिनाप्सिस के आधार पर, सिनाप्सिस को ध्यान में रखते हुए उसको मैटर को अलग अलग करें। पहले चैप्टर के से संबंधित जो डाटाज हैं, जो मैटर हमने कलेक्ट किया वो कितने हैं, उनको एक साथ अलग कर लिया। पहले चैप्टर में भी पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद, जो उसके सब टॉपिक हैं, उन सब टॉपिक के आधार पर हम उसको क्लासिफिकेशन करें। तो सबसे पहले तो चैप्टर वाइज उसको अलग अलग करें, फिर हर चैप्टर की दृष्टि से एक एक टॉपिक को आधार बना के उसके कार्ड अलग करें। अब ऐसा करने के बाद मान लीजिए आपके पास पहले चैप्टर से संबंधित 200 कार्ड हुए, 300 कार्ड हुए, 500 कार्ड हुए, जो भी हुए, उसमें आपके सिनाप्सिस को ध्यान में रखते हुए वो कार्ड कितने हैं, सिनाप्सिस को ध्यान में रखते हुए उनमें जो सब टॉपिक दिए हुए हैं, उन सब टॉपिक के आधार पर उसको आप 1, 2, 3, 4 क्रम में अरेंज कर लें, ताकि इसका
अर्थ यह है कि जब आप ड्राफ्टिंग करने बैठेंगे तो कोई सी भी बात, कोई सी भी कार्ड, कोई सी भी जो कलेक्शन है वो रह ना जाए, उन सभी डाटाज का, वो सभी मैटर वो आपके चैप्टर में किसी ना किसी रूप में लिखते समय इंक्लूड हो जाएं, उसको आपको सम्मिलित करना है। आप सम्मिलित करते समय आप सोचेंगे कि मैं कौन सा कार्ड पहले यूज करूं, ये प्रायः शोधार्थी की समस्या आती है। तो उसमें भी हमें कालक्रमानुसार जो मैटर आपको पहले का हो, मूल ग्रंथों का हो, मूल आगम का हो, टीकाओं का हो, उस ग्रंथ, उस चीज को हमें पहले रखना है। मान लीजिए आप इंद्रिय विजय की बात कर रहे हैं, इंद्रियातीत ज्ञान की बात कर रहे हैं, और उसमें आपने मैटर कलेक्ट करते समय अगर प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ लिए हैं और आधुनिक ग्रंथों के संदर्भ लिए हैं, उसमें आप प्राचीन ग्रंथ का संदर्भ पहले दीजिए। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि हमने प्राचीन ग्रंथ का संदर्भ लिया और उसी का हूबहू जो अर्थ है हमें आधुनिक ग्रंथों के डाटा कलेक्शन में हमने कलेक्ट कर लिया है। तो पहले कौन सा दें, और क्या दोनों को दें या एक को दें? ऐसी स्थिति में हमें दोनों देना चाहिए, तीनों देना चाहिए, जितना आपने कलेक्ट किया है सबको दें, लेकिन कालक्रम को ध्यान में रखकर जो प्राचीन कलेक्शन हो, ग्रंथ हो, उसका संदर्भ पहले दें। उसके बाद क्रम से उन ग्रंथों के को कालक्रम से अरेंज करते हुए ए बी सी डी आबा शादा इस क्रम में उसको हम फुटनोट के रूप में उन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए आगे बढ़ें। तो डाटा कलेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन की जो बात आती है, हम हर विषय से संबंधित, हर चैप्टर से संबंधित, और चैप्टर के बाद जो सब बिंदु आते हैं उन बिंदुओं के आधार पर अपने कार्डों को हम अलग अलग क्लासिफाई कर लें ताकि हमें ड्राफ्टिंग में सुविधा होगी। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब आपका टॉपिक तय हो गया, डाटा कलेक्शन आप करने लगे, एक बार रिसर्च में स्टूडेंट बड़ा जोश रखता है, सिनॉप्सिस बनाता है, सब चीजें करता है, और जहां ड्राफ्टिंग की बात आती है, मैटर कलेक्ट भी हो गया, और मैटर कलेक्ट के बाद जब ड्राफ्टिंग की बात आती है, लिखने की बात आती है कि हम थीसिस लिखें, तो एक बार लिखी, दो बार लिखी, लेकिन जब लिखने का बिंदु प्रारंभ करते हैं उस समय शोधार्थी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। और वो हाथ पैर फूलने का मतलब है कि वह सोचता है मैं स्टार्ट कहां से करूं। उसके मन में विचार इतने ज्यादा आते हैं, इतना चिंतन होता है, लगता है कि ये बात मैं लिखूं, फिर लगता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, फिर दूसरा विचार आएगा यहाँ ये बात मैं स्टार्ट करूं, फिर अपने कार्ड का उपयोग करूं, फिर विचार आता है कि नहीं ये तो सामान्य बात है, मैं तीसरी बात फिर उसके दिमाग में आती है। तो ऐसा करते करते वह बड़े ऊहापोह में शोधार्थी अपनी स्थिति को बना देता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि एक बार वो अपने वर्क को रख देता है कि बाद में देखेंगे, एक दो दिन बाद देखेंगे। ऐसी स्थिति होने पर प्रायः ये हर विद्यार्थी के साथ होती है। तो जब हम इस तरह की ऊहापोह की स्थिति में हों और जिस समय हमारे विकल्प ज्यादा उठ रहे हों, तो मैं शोधार्थी को ये सजेशन देना चाहता हूं कि जो विचार आए उसको आप लिख डालिए, भले वह सामान्य बात हो, भले वह रिपीटिशन वाली बात हो कि वह बात दोबारा आ रही है, लिख डालिए। और जो लिखेंगे वो कहीं ना कहीं आप चिंतन करते 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 उसका उपयोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ व्यर्थ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा। हाँ, स्टार्ट में होगा, बीच में होगा, अंत में होगा, कहीं ना कहीं आप उसका उपयोग उसके साथ लिंक कर पाएंगे। तो जो विचार आ रहे हैं उसको आप लिखना प्रारंभ कर दें, जैसे आ रहे हैं, हल्का फुल्का आ रहा है या किसी शास्त्र को देखकर आपके मन में कोई जिज्ञासा आई, उसको भी लिख डालिए। तो लिखते समय जब इस तरह की ऊहापोह की स्थिति हो, उस समय जो भी विचार आए, आपके मन में आएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन जहां से भी जो भी विचार आ रहा है उसको लिख डालना चाहिए। वो किसी न किसी रूप में उसका उपयोग, क्योंकि जब रिसर्च की गति बनती है, जब हम विचार चिंतन करना प्रारंभ करते हैं,
तो वह जो सामान्य रूप से आपके विचार में आया और उसको आपने लिख लिया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उसको जोड़ने की स्थिति में रह पाएंगे। और जब उसको आप भले हल्का फुल्का मानते हैं कि यह मैटर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जब आप दोबारा उस चीज के विषय में बीच में अंत में कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे, उसको आप अपने आप ही रिफाइन करेंगे। वो हल्के फुल्के मैटर को भी आप उसको साहित्यिक भाषा, स्टैंडर्ड की भाषा देना, ये आपके बस में हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपके इस तरह का ऊहापोह बने, आपको लिख लेना है। साथ ही एक दूसरा सजेशन इसके साथ है कि जो स्थिति बनती है वो मैं चूंकि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में ये बात आ जाती है और स्टूडेंट कभी कभी हताश होकर ऐसा भी कहते हैं सर मेरे से तो अब हो ही नहीं रहा, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। तब मैं ये कहता हूं कि नहीं, जो भी विचार आ रहे हैं वो आप लिख लीजिए, और इसके बावजूद भी अगर वो आपसे संभव नहीं हो पाया तो आप वो काम कीजिए जो एक महत्वपूर्ण पार्ट तो है, लेकिन उस समय आपका वो मैटर जो आपने फुटनोट के रूप में नीचे लिया है उसके आप कार्ड बनाना शुरू कर दें। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो कार्ड आपके फुटनोट के रूप में लिखा हुआ है। केवल बिब्लियोग्राफी की दृष्टि से उस मैटर को आप कार्ड में लिखिए। कई रिसर्च स्कॉलर होते हैं उसको रजिस्टर में लिख लेते हैं, रजिस्टर में नहीं लिखना चाहिए। यह शोध की प्रविधि का एक स्टैंडर्ड है, एक सिस्टम है कि हमें उस ग्रंथ के डिटेल जो भी आपने नोट की है, 50 ग्रंथों को आपको कंसल्ट करना है, और वो 150 ग्रंथ जिनको आपने कंसल्ट किया, उस स्थिति में जब आप ऊहापोह की स्थिति में होते हैं तो इस तरह के जो हल्का काम है रीराइट करने का, वो आप कार्ड में रीराइट कर लें। एक अलग छोटे छोटे पेज में लीफ में कागजों की लीफ बनाए और उसमें उसको नोट कर लें। वो नोट करना इसलिए जरूरी है कि बिब्लियोग्राफी भी जब आप देंगे उसको भी हमें अकारादि क्रम से देना है, A to Z के क्रम में देना है। तो जब आप अलग अलग कागजों में लिखेंगे तो कौन सा ग्रंथ किस क्रम में आएगा उसको आप उस कागजों के कार्डों को आप ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं। अगर रिसर्च आपने रजिस्टर में नोट कर लिया तो ये थोड़ी दिक्कत आपको होगी कि बीच में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, फिर भी आपको वो कार्ड वहां जोड़ना है। तो ये सिस्टम मतलब रिसर्च के जो एक मानक हैं और रिसर्च की गति को बनाए रखने के लिए एक पद्धति अपनानी चाहिए। वो ये है कि उस समय जब आपके लिखने का कोई मूड ना बने, कोई विचार बहुत ज्यादा आ रहे हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तब इस तरह के हल्के फुल्के काम करके अपनी रिसर्च की गति को आप आगे बढ़ाएं, ताकि समय का भी सम्यक रूप से उपयोग हो पाएगा। आप क्योंकि आपको 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका ड्यूरेशन है रिसर्च करने का, उसमें उस समय का उपयोग आप इस रूप में कर पाएंगे, क्योंकि उसको केवल रिराइट करना है। लेकिन रिराइट करने में भी आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि उसको किस मेथड में आपको अरेंज करना है। कुछ चीजें यूजीसी ने स्टैंडर्ड बना रखी हैं और कुछ चीजें इस बिब्लियोग्राफी की दृष्टि से अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग मानक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। कहीं राइटर का सरनेम पहले रखते हैं, कहीं ग्रंथ का नाम पहले रखते हैं, मूल ग्रंथों में मूल ग्रंथ पहले रखते हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपने स्टैंडर्ड हैं और यूजीसी ने भी कुछ स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं। तो इस तरह की जो बिब्लियोग्राफी आपकी तैयार होनी है, जो कार्ड में आप उसको तैयार करें, वो उस समय का उपयोग करते समय इस काम को आप अरेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, डाटा कलेक्शन और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बाद जो आपने बिब्लियोग्राफी तैयार की, उसके बाद ड्राफ्टिंग का काम आता है, लेखन का काम आता है। लिखना तो है, भले आपका ये मूड ना बने, कुछ समझ में ना आए, फिर भी आपको लिखना है। और जब लिखते समय आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप जो दूसरे रचनाकारों की किताबें हैं, जो दूसरे आलोचनात्मक जो अध्ययन रिसर्च स्कॉलरों ने, शोध अध्येताओं ने, मुनीषियों ने
जो काम किया है, उन किताबों को आप देखें कि उन्होंने लेखन कला कैसे विकसित की। उन्होंने भी आखिर लिखा, उन्होंने भी रिसर्च की, तो उसकी स्टाइल आपको जज करनी है। और चूंकि शोध अध्येता इतना विचारशील तो है कि किसी भी किताब को देखकर, उसका पढ़कर, उस किताब में चैप्टर को कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे एंड करना चाहिए, उसका निष्कर्ष कैसे निकालना चाहिए, ये दूसरी किताबों के आधार पर आपको सिलेक्ट करना है, देखना है, जांचना है और अपने मानस को तैयार करना है। आप ये कहें कि मेरा मूड नहीं बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से लिखूं, तो ये एक बार के लिए तो ठीक है, लेकिन करना तो है। और करने के लिए आप 10 बार पूछिए अपने गाइड से, सुपरवाइजर से, किसी एक्सपर्ट से, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से भी पूछिए, तो आपको करना है। और वही बात होती है कि जब आप जो विचार आ रहे हैं उनको जब आप लिखना प्रारंभ कर देंगे तो एक फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, लिखने का फ्लो आपका प्रारंभ हो जाएगा। और लिखते लिखते, क्योंकि वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आप लिखना प्रारंभ करेंगे, चाहे कुछ भी लिखें, लिखते लिखते उसमें जो स्वाभाविक शब्द हैं, जो आपके एकेडमिक एक्सीलेंट को उस लेखन कला में इनबिल्ट आप करना चाहेंगे, साहित्यिक भाषा का जामा पहनाना चाहेंगे, वो सब आपके उस लेखन कला में अपने आप आएगा। एक बार लिखेंगे, वो समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, आप उसी को रिराइट कर रहे हैं, दोबारा लिखें। आप एक चीज को लिखते समय उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे और वो बदलाव करते करते आपकी जो लेखन कला है वो विकसित होने लगेगी। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण जो आपके अनुसंधान का मेथड है, रिसर्च का मेथड है, वो इसके साथ जुड़ेगा कि आप लिखते लिखते कुछ चीजें ऐसी उसको परिनिष्ठित करेंगे, उसको सुधारेंगे कि आपकी लेखन कला विकसित होने लगेगी। मैं एक एग्जांपल दूं अपने इस स्टूडेंट का। ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जब उनसे कहते हैं कि आप अपने रिसर्च के लिए, रिसर्च स्कॉलरशिप बढ़ाने के लिए आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, उनको एप्लीकेशन लिखना भी नहीं बन पाता है। ऐसे स्टूडेंट, मतलब मेरे स्टूडेंट आए हैं ऐसे, कोई ये छुपाने की बात नहीं है, पर उन स्टूडेंट को ऐसे ही करते करते मैंने मतलब थीसिस लिखने के लिए जब प्रेरित किया, आज उनके द्वारा के बाद अलग से जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी उन्होंने बनाया और रिसर्च में लगे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि जो भी विचार आ रहा है उसको आप लिख डालिए। एक विचार आया, वो अच्छा नहीं लगा, दोबारा उसको लिखा, दूसरा विचार आया, दूसरी बार लिखा। तो इसमें थोड़ा मेहनत और लगन तो रहनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी और लगन होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप अपने लेखन स्टाइल को, लेखन कला को विकसित कर पाएंगे। पांडुलिपियों के संदर्भ में जब हम संपादन करते हैं पांडुलिपियों का, तो जैसा मैंने कहा, एक एक शब्द का अर्थ हमें देखना पड़ता है, एक एक शब्द का अर्थ, वहां कौन सा अर्थ, क्योंकि शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो कौन सा अर्थ हमें लेना है, वहां उस अर्थ की सार्थकता बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, इसका हमें निर्धारण करना पड़ता है। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ लेंगे, तो वो ट्रांसलेशन की दृष्टि से, उसके अनुवाद की दृष्टि से वह शब्द उपयुक्त है या नहीं, ये हमें तय करना होता है। कभी कभी पांडुलिपियों के क्षेत्र में ये भी बात आती है कि जब हम उस शब्द का चयन तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पांडुलिपि में वह शब्द ही नहीं है। ऐसी भी स्थिति बनती है कि एक पांडुलिपि हमारे पास, जब पांडुलिपियों का संपादन हम करते हैं तो एक से अधिक प्रतियां संस्थानों से, ग्रंथ भंडारों से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जब उस पांडुलिपि का संपादन करने के लिए एक एक शब्द का हमने चयन किया, एक एक शब्द का अर्थ लिया, अब कभी कभी होता है कि वहां वह शब्द का प्रयोग एक पांडुलिपि में मिलता है, 3 पांडुलिपि में नहीं मिलता। तो उसका हम तय करेंगे, निर्धारण करेंगे कि वो शब्द का प्रयोग वहां क्यों नहीं हुआ दूसरी पांडुलिपि में। क्या लिपिकर्ता ने उस शब्द को छोड़ा है, या उसकी जरूरत नहीं है, या छंद पूर्ति की दृष्टि से शब्द बढ़ रहे थे इसलिए लिपिकार ने उस शब्द को छोड़ दिया। जो भी मतलब चिंतन है वो हम वहां तय करेंगे
और उस शब्द का अर्थ लेना है नहीं लेना, अर्थ की ट्रांसलेशन की दृष्टि से वह जरूरी है कि नहीं जरूरी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उस चीज का निर्धारण करते हैं। ऐसे ही कभी कभी पांडुलिपियों के संपादन में हमें पूरी पंक्ति की पंक्ति 2, 3, 4 लाइनों के गायब होने का भी कहीं कहीं उदाहरण मिलता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो संपादन है पांडुलिपियों के अध्ययन के समय संदर्भ में, हमें एक से अधिक पांडुलिपियों का संग्रह इसीलिए करना होता है कि अगर एक लिपिकार ने वह लाइन छोड़ दी, वो 4 पंक्तियां छोड़ दी, या कोई पेज ही गायब हो गया, तो दूसरी पांडुलिपि में वो चीज मिल जानी चाहिए, तीसरी में मिल जानी चाहिए। तो ये अलग अलग दृष्टि से हमें उन पाठों का, उन पंक्तियों का हम निर्धारण करें कि क्या यहाँ कोई पाठ छूटा है। लिपिकार की अपनी त्रुटि हो सकती है, लिपिकार की अपनी गलतियां हो सकती हैं, लिपिकार के द्वारा अनावश्यक रूप में कोई गाथा श्लोक या वहां पैराग्राफ वहां अनावश्यक भी जोड़ दिया गया है, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो ये संपादक की अपनी ड्यूटी बनती है, उसका अपना ज्ञान वहां प्रयोग करना चाहिए कि उसकी हमें जरूरत है। पांडुलिपियों के संदर्भ में ये बात भी मैं कहूं कि हमें जिस शब्द का हमने अर्थ लिया, वह शब्द वहां अगर आपके ज्ञान से, आपके विवेक से वह अनुपयोगी लग रहा है और वहां कोई नया शब्द आपको प्रयोग करने की अपेक्षा हो रही है, तो आप उस शब्द को, जिस शब्द का आपको हटा रहे हैं और वहां नया शब्द डाल रहे हैं, वहां आप फुटनोट दीजिए कि इस पांडुलिपि में ये पद अतिरिक्त मिल रहा है और हमने जो वहां पद रखा वो हमारा अपना पद है। हमने वहां अनुवाद की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, छंद आदि साहित्य की दृष्टि से इस पद को उपयुक्त माना है। कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है, लेकिन आप ज्यादातर ऐसा प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से मूल पांडुलिपि का स्वरूप ही बदल जाएगा। अगर हम इस चीज को अपने आगमों के संदर्भ में कहें कि भगवान महावीर की वाणी मूल आगम के रूप में सुरक्षित है, तो वह मूल वाणी ही ऐसे परिवर्तित कर देना, भगवान महावीर की मूल वाणी को संशोधित कर देना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप वहां निश्चित कर दें कि मूल पाठ तो ये था, लेकिन अनुवाद की दृष्टि से मुझे ये उपयुक्त लग रहा है, तो आप ब्रैकेट में दें या नीचे फुटनोट में दें। ऐसा आप करके अपने शोध कार्य को आगे गति दे सकते हैं। इस तरह से हम अपने संपादन कार्य में, शोध कार्य में, आधुनिक ग्रंथों के संग्रहण करते समय इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें और भी हैं जो हमें विशेष रूप से इस थीसिस को लिखते समय या अपना रिसर्च करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कुछ वर्क हमारे सोशल साइंस से संबंधित होते हैं, कुछ हमारे टाइटल प्रायोगिक होते हैं, कुछ हमारे वर्क सर्वेक्षण को आधार बनाकर किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ क्वेश्चनर बनाने पड़ते हैं और उन क्वेश्चनर के आधार पर हम अपने रिसर्च में उनकी फाइंडिंग, उनके रिजल्ट देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो क्वेश्चनर भी हमें बना के समाज में, उस वर्ग विशेष में जिसको आपने एक मॉडल के रूप में रखा। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि अगर अहिंसा के प्रयोग की बात आप करें, अहिंसा की व्यवहारिकता को ध्यान में रख के अगर अपना शोध कार्य करना चाहते हैं, तो आप इसके संदर्भ में अलग अलग वर्गों को समाज में, परिवारों में, उसको कास्ट वाइज, उसको एज वाइज अलग अलग क्वेश्चनर बनाएं कि युवावस्था का जो विद्यार्थी है उसका अपना चिंतन कैसा है, वृद्धावस्था में उसका चिंतन कैसा है उस वर्ग का, बाल्यावस्था वाले अहिंसा के व्यवहारिकता को अपने जीवन में किस तरह से आंकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनर हम बनाते हैं और सर्वे करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जीवन पद्धति में अहिंसा का प्रयोग किस स्तर पर, किस किस रूप में किया जाता है। तो ये सर्वेक्षण, क्वेश्चनर, प्रायोगिक जो रिसर्च हैं, उसमें इस तरह के मॉडल भी हमें तैयार करने पड़ते हैं। एक अंतिम अपनी बात को कह के मैं अपना विराम दूंगा कि जहां पर हमें शोध प्रबंध को अपडेट करना पड़ता है। आपने ड्राफ्टिंग कर ली, सब चीजें तैयार हो गई,
एक काम रहता है रिसर्च में कि अपने शोध प्रबंध को अपडेट कीजिए। अपडेट करने के कई मानक हैं, किन किन दृष्टि से आपको अपडेट करना है वो भी हमें करना, ताकि हम किसी विवाद में ना फंसें, रिसर्च के स्टैंडर्ड को हम माइनस ना करें, अपने शोध प्रबंध में डाउन ना करें। इस दृष्टि से थीसिस को अंत समय में, आखिरी समय में हमें अपडेट करना पड़ता है, करना चाहिए। लेकिन प्रायः हमारे विद्यार्थी इतनी जल्दबाजी में होते हैं और लिखते लिखते इतना टाइम व्यतीत हो जाता है कि उनके पास अपडेट करने के तो क्या, लिखने का ही समय नहीं बचता और फटाफट लिख के और सबमिट करने का भाव रहता है। पर फिर भी हमें 5, 10, 15 दिन इस चीज में लगाना चाहिए। और अपडेट करने के कई मानक जो मैंने कहे कि हमें अनेक दृष्टि से उसको परफेक्ट बनाना चाहिए, ताकि हमारी थीसिस रिजेक्ट भी ना हो। ये तो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन हमें समाज को लाभान्वित करने की दृष्टि से जो हमने अपने सिनॉप्सिस में उसकी उपयोगिता बताई थी, उसके उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्या जिन उद्देश्यों को हमने सिनॉप्सिस में गिनाया था, क्या वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं आपके थीसिस कंप्लीट होने पर? इस चीज का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए कोई बटन है, जैसे हम बटन दबाए और लाइट जल गई, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी उपयोगिता समाज में, आपने थीसिस लिख दी और उपयोगिता उसकी सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसको मूल्यांकन कीजिए, उसका ध्यान रखिए, उसके कंटेंट्स को आधार बनाकर आप विचार कीजिए कि ये जो कंटेंट्स मैंने लिखा है, ये ड्राफ्टिंग जो मैंने की है, चैप्टर में ये जो सब टॉपिक मैंने रखे हैं, क्या समाज को वो प्रभावित करने वाले हैं? अगर समाज को वो प्रभावित करने वाले हैं तो अच्छा है कि समाज उससे लाभान्वित होगा। लेकिन उसके लिए भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने लिख दिया और समाज प्रभावित हो जाए। जब वह उसका अनुसरण करेगा, उसका अनुकरण करेगा, उसको पढ़ेगा, उसका चिंतन करेगा, तभी तो लाभान्वित होगा। ये कोई रिसर्च स्कॉलर की ऐसी जिम्मेदारी नहीं है उसने लिख दिया और समाज लाभान्वित हो जाए। हाँ, इतना जरूर है कि वो थीसिस आपकी बुक फॉर्म में जब आ जाती है और समाज के बीच में पहुंचती है, तब उसको ये करना होता है कि वो उस वर्ग को प्रभावित करे, वो थीसिस ऐसे बिंदुओं को उद्घाटित करे जो समाज के लिए बहुत जरूरी हैं, और उनका पालन अगर समाज में होता है तो वास्तव में इफेक्ट हमें दिखने चाहिए। इस दृष्टि से उसको अपडेट करना है। दूसरी बात, प्रूफ रीडिंग की दृष्टि से भी उसको अपडेट करना चाहिए। और 90% जो थीसिस स्टूडेंट सबमिट करता है, समयाभाव के कारण इस तरह की प्रूफ रीडिंग की जो अशुद्धियां हैं वो उसमें बरकरार रहती हैं। लेकिन हमारे एग्जामिनर, हमारे विशेषज्ञ इस बात को जानते भी हैं कि पास समयाभाव रहता है, क्योंकि बीच का टाइम उसका थोड़ा सा ऐसे ही निकल जाता है जिसमें उसकी गति नहीं बन पाती, और अंत में उसको सबमिट करना, इसलिए जैसे तैसे वो कंप्लीट करके जमा करता है। लेकिन तसल्ली तब हमें होनी चाहिए, हम अनुसंधान कर रहे हैं, तसल्ली हमें तब होनी चाहिए जब हम प्रूफ की दृष्टि से उसको 2-3 बार चेक ना कर लें, ध्यान ना दे दें कि इसमें ये अशुद्धि है। फिर भी अशुद्धि रहना स्वाभाविक है, ये मैं नहीं कहता परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें 2-3 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा अशुद्धियां हैं वो निकल जानी चाहिए। क्योंकि हम उसमें करेक्शन करते हैं और टाइपिस्ट उसको छोड़ भी देता है, तो उसका कुछ नहीं जा रहा, उसकी अपनी गति भी होगी, छोड़ देता है या भूल से छूट जाता है। लेकिन रिसर्चर की, स्कॉलर की ये जिम्मेदारी बनती है वो थीसिस को अपडेट करे उस दृष्टि से, प्रूफ रीडिंग की दृष्टि से। और एक चौथी बात आती है कि हम हद में ना फंसें। हम किसी जो प्लेररिज्म की बात है रिसर्च में, जो कंटेंट हमने लिया है, उस कंटेंट को अगर लेकर हमने उसका उल्लेख नहीं किया तो जैन दर्शन उसको चोरी मानता है। जैन दर्शन क्या, रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसको चोरी माना गया है। तो हम किसी भी तरह से कोई मैटर अगर लेते हैं तो उसको हम प्रूव करें कि ये मैटर मैंने वहां से लिया है। क्योंकि आज यूजीसी के पास, विश्वविद्यालयों के पास ऐसे बहुत से संसाधन हैं
जो ये बता सकते हैं या चेक किया जा सकता है कि ये मैटर और कहाँ प्रयोग किया गया है। अगर वो मैटर हूबहू कहीं प्रयोग किया गया है और आपने उसको एज इट इज उतार लिया है और आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया, तो ये गलत बात है, रिसर्च के मौलिकता और नैतिकता के अंतर्गत नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस बात को तय करना है, जैसे बिब्लियोग्राफी इसके लिए जरूरी है, वैसे ही ये प्लेजरिज्म की बात हमें अपने रिसर्च को मौलिक भी बनाना है और प्रामाणिक भी रहना है। नैतिकता की दृष्टि से किसी के कंटेंट्स को हम अपना बना लें, ये अच्छा नहीं है रिसर्च के स्टैंडर्ड में। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं और अरिहंत जी ने जो मुझे समय दिया था उसको भी मैं 10-15 मिनट 10 मिनट पार कर गया हूँ, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनसे क्षमा याचना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि 5-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग गया तो रिसर्च के हित में जाना चाहिए ये बात। और उस दृष्टि से मैं अपनी बात को इस रूप में कंप्लीट करना चाहूंगा कि रिसर्च करते समय पूर्ण निष्ठा, पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी और पूर्ण एकेडमिक एक्सीलेंट को हमें अपने थीसिस में चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा शोध उस स्टैंडर्ड को प्राप्त कर सके, हमारे उद्देश्यों में खरा उतर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक अंतिम बात कह के मैं बात को विराम देता हूं कि हर रिसर्च स्कॉलर को आज यूजीसी के मापदंड के अनुसार 2 आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने होते हैं और अंत समय में ऐसी स्थिति भी बनती है कि वो मानक जो पत्रिकाएं हैं उससे मात्र सर्टिफिकेट ले आता है, वो उसको छपने की आगे की डेट संपादक दे देता है कि इस समय हम छापेंगे, आपका यह पत्र स्वीकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति बनती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ छप गया है उससे पहले 3-4 सालों का जो ड्यूरेशन में है उसमें अगर शोधार्थी ने अपने रिसर्च आर्टिकल को छपवा लिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अंत में ऐसी भी स्थिति बनती है कि उसने ध्यान नहीं दिया, छपा नहीं और फिर संपादक से, पत्रिकाओं के संपादकों से वो सर्टिफिकेट लेता है, XYZ कैसे भी ले, लेकिन लेता है और उस सर्टिफिकेट को लगाता है, उसको विश्वविद्यालय मान्य करता है कि ठीक है आगे छप जाएगा, आपने लिख लिया है। पर ऐसी स्थिति ना हो कि केवल हमने सर्टिफिकेट ही लगाया और आर्टिकल का अस्तित्व ही नहीं है, और जब वो परिणाम आता है, डिग्री आपको मिलती है 6 महीने में, साल भर में, 4 महीने बाद, उस समय तक आपका आर्टिकल नहीं छपता, तो ये भी एक चोरी है, एक स्टैंडर्ड नहीं है रिसर्च का। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अनुसंधानकर्ता, रिसर्च स्कॉलर अपने समय रहते हुए इस बात का निर्धारण कर ले जो उसमें मुझे आर्टिकल लगाना है वो हम पहले ही तय करके, पहले ही लिख करके उसका प्रकाशन करा सकें। इतनी बात कहकर मैं अपने इस वार्ता को यहीं विराम देता हूं। कुछ चीजें मैंने कही, रिसर्च ऐसा विषय है जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है और अनेकांत जी, अरिहंत जी इस बात को ध्यान भी रखेंगे कि आगे की सीरीज में एक एक टॉपिक को लेकर रिसर्च स्कॉलर को इसका अनुभव साझा करें ताकि शोध अध्येता इससे लाभान्वित हों, हमारी दृष्टि खुले और हम अपने थीसिस को एक स्टैंडर्ड वाला, प्रामाणिक और पूर्ण बना सकें। इन्हीं बातों के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जहां हम 5 साल रिसर्च में लगाते हैं वहां पे आपने कहा कि आपने समय ज्यादा ले लिया, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। हमें इतनी सारी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है रिसर्च से संबंधित। आपने हमें दर्शन विषयक रिसर्च मेथोडोलॉजीज के विषय जो विभिन्न आयाम है उससे हमारा परिचय कराया। आपने समीक्षात्मक अध्ययन, आलोचनात्मक अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन इस विषय में जानकारी दी। आपने हमें जो एक रिसर्च के तहत जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आगे की जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें सुविधा हो, इसके विषय में आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत सरल तरीके से आपने इवन पूरा प्रयोग करके बताया कि
आप कहीं से भी कोई चीज कोट करते हैं तो कैसे उसको इन्वर्टेड कॉमा में आप उसको सहेज के रखें, कहाँ से लिया गया है उसको कोट करके रखें, और इवन कौन से चैप्टर में आपको वो यूज करना है। ये आपने बहुत ही सरल तरीके से हम सबको मार्गदर्शन किया है। आपने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, बिब्लियोग्राफी जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान रखती है उसके विषय में, और साथ ही आपने हम सभी को लेखन कौशल को कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में आपने हमें एक मार्गदर्शन किया। और जो अभी अंत समय में अभी आपने कहा बाद में कि आखिरी समय में, ये बहुत जरूरी आपने बात यहाँ पे बताई है हम सभी के लिए, कि जो आखिरी समय में जो सबमिशन करते वक्त उसके पहले हमें कुछ समय शोध प्रबंध को, हमारे रिसर्च थीसिस को हमें अपडेट करने के लिए जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेट करता हो, चाहे प्रूफ रीडिंग से रिलेट करता हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रही। और साथ ही आपने पांडुलिपि विज्ञान विषय भी हमें बहुत सारे कई दुर्लभ जानकारी दी हैं संपादन से रिलेटेड, चाहे शोध के से रिलेटेड, कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं पांडुलिपि का जो संपादन किया जाता है और उसका क्या समाधान हो सकता है। और आपने पांडुलिपि विज्ञान के अंतर्गत हमें शोध और संपादन के लिए किन किन चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, भाषा, अनुवाद, छंद, काव्यशास्त्र, इन सब की दृष्टियों से भी अध्ययन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल सहज तरीके से आपने हम लोग का आज बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। और नाउ दिस फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन। अगर किसी को भी प्रश्न पूछना है, कोई भी जिज्ञासा हो विषय से रिलेटेड, तो पूछ सकता है। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक बात और मैं सभी को कहना चाहूंगा जी, कि जो रिसर्च स्कॉलर फंडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ नाम मैं सजेशन देना चाहूंगा कि ऐसी सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट तो अलग हैं, वो तो व्यक्तियों के अपने संपर्क में रहती हैं, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं और जो फंड हमें प्रदान करती हैं, उसमें ICPR जो न्यू दिल्ली में है, वह अपने नेचर से संबंधित, दर्शन से संबंधित विषय पर शोध करने वाले को शोध अध्येता वृत्ति देती है। इसी तरह ICSSR जो सोशल साइंसेज हैं, उन विषयों पर रिसर्च करने पर अध्येता वृत्ति देती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम प्राकृत और जैन विद्या वाले सोशल साइंस में नहीं आते हैं। ये सही है कि आते नहीं हैं, हमारा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, लेकिन आपका टाइटल निर्धारण करता है कि अगर आपने ऐसा टाइटल ले लिया जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, तो आप उस अपने प्रपोजल को वहां भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। हिस्टोरिकल अगर आपका रिसर्च का बैकग्राउंड है तो ICHR जो न्यू दिल्ली में संस्था है, सरकारी एजेंसी है, वहां से स्कॉलरशिप मिलती है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनल आर्काइव, अगर पांडुलिपियों के संदर्भ में आप अपना रिसर्च तैयार कर रहे हैं तो नेशनल आर्काइव भी इस तरह की फंडिंग करती है। और नेशनल आर्काइव के साथ साथ हर स्टेट में स्टेट आर्काइव भी हैं, वो भी इसके लिए अनुदान दे सकती हैं अगर हम अपनी अप्रोच रखें। इसी प्रकार NMM जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग, HRD मिनिस्ट्री का शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट संस्थापित है, वह भी पांडुलिपियों पर काम करने के लिए प्रमोट करती हैं। इसी तरह ICAR ये भी संस्था है। रूसा जो हर यूनिवर्सिटियों में रूसा प्रोजेक्ट आते हैं, उसके रूप में भी अनुदान रिसर्च स्कॉलर ले सकता है। इसके अंतर्गत, रूसा के अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि PhD के लिए हमें ग्रांट्स मिलेगी, लेकिन जो टीचर हैं वो अपना प्रोजेक्ट बनाकर रूसा से ग्रांट्स ले सकते हैं। वो भी एक रिसर्च है, कोई जरूरी नहीं कि PhD डिग्री के लिए ही रिसर्च की जाए। तो रूसा के अंतर्गत आप अपना प्रपोजल बना के उससे अनुदान ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ सरकारी एजेंसी, UGC जो UGC में हम नेट परीक्षा देते हैं, उससे हमें अनुदान मिलता है। और इसी तरह राजीव गांधी, उसमें ही एक सेक्शन है राजीव गांधी स्कॉलरशिप, तो वो भी देती है। इसी तरह मौलाना आजाद, ये सब UGC की हैं। तो मौलाना आजाद जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है, जिसमें जैन स्कॉलर भी आते हैं,
जो मुस्लिम हैं वो भी आते हैं, तो माइनॉरिटी वाली स्कॉलरशिप भी यूजीसी की तरफ से दी जा रही है। तो ऐसे 10, 12, 15 एजेंसियां जो हमारे सरकारी हैं, उनसे आप अनुदान लेकर अपने रिसर्च वर्क को, चाहे वह पीएचडी के तहत हो या पीएचडी के बाद हो, पीडीएफ के रूप में हो, अथवा टीचर्स के रूप में भी हो, टीआरएफ के रूप में, आप इन एजेंसियों से अनुदान लेकर अपने रिसर्च वर्क को पूरा कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। जो गवर्नमेंट द्वारा जो एकेडमिक बॉडीज हैं, जैसे आपने कई सारे एकेडमिक बॉडीज का नाम लिया है जहां से रिसर्च और अनुदान दोनों वहां से हमें प्राप्त हो सकता है, हम उसके तहत रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ जानकारी थी जो कभी हम लोग नेट पर भी खोजते हैं तो बहुत इक्का दुक्का ही मिल पाती है। आपने एक साथ वो सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही आपने ये जो बताया था कि आप जो रिसर्च आर्टिकल ज़रूरी होता है पीएचडी जब हम सबमिट करते हैं, तो ये समस्या अक्सर होती है। कई लोग आजकल तो क्या है कि 2 रिसर्च पेपर यूजीसी केयर लिस्टेड जो जिसमें प्रकाशित हैं वो थीसिस में ही लगाने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कई लोग बाइंडिंग करा के दे जाते हैं, लेकिन उसमें थीसिस वो उनके रिसर्च पेपर्स नहीं होते हैं, तो उस वजह से कभी कभी थीसिस रुकी भी रहती है। तो ये भी एक जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी, आपने दी। मैं चाहूँगा कि जो भी प्रश्न पूछना चाहता है, शशिकांत शाह जी का हैंड रेज है, वो कुछ पूछना चाहें, और भी कोई प्रश्न पूछना चाहे सर से तो समाधान ले सकता है, अपना मार्गदर्शन कर सकता है। शशिकांत शाह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करें। नो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सर का व्याख्यान। हाँ, आपका म्यूट हो गया है माइक, अनम्यूट कीजिए पहले। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, ओनली आई हैव टू कन्वे माय रिगार्ड्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर का जो और अगर अभी आप कोई व्यक्ति इसमें जो जुड़े हुए हैं, अगर वो फोन पर करना चाहें तो अरिहंत जी से फोन नंबर लेके आप कभी भी कोई जानकारी लेना, तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और विभाग में आकर भी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। अनिकांत जी ने पहले कह ही दिया कि जैन विश्व भारती में जो भी स्कॉलर जैन विद्या और प्राकृत के क्षेत्र में पढ़ने आते हैं, वो बड़ा मेरा सौभाग्य होता है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनके लिए सहयोग कर पाऊँ। तो अच्छा है कि जैन विद्या के प्रचार प्रसार में ये भी एक तरीका है कि उनको प्रमोट करने के लिए, उनको संसाधन जुटाने के लिए अगर कुछ कर पाए तो ये जैन विद्या की ही सेवा होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका विषय, आपका जो वक्तव्य रहा, अपने आप में इतना परिपूर्ण था कम समय में, और आपने बहुत सारी जानकारी बहुत ही सरल तरीके से दी। तो मेरे ख्याल से लोगों को उतनी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही क्लियर था हर चीज यहाँ पर। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर अनिकांत कुमार जी जय। आप संपन्न करते हैं आज बहुत स्पष्ट, और मैं मानता हूं कि बड़ी सूक्ष्म जानकारियां जो काफी समय अनुभव के बाद भी लोग सीख नहीं पाते हैं। आज सर ने बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को दे दी हैं, इसके लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी कभी अवसर आएगा तो आप मुझे, हम लोगों को अवश्य ही इसी तरह से प्रदान करेंगे। ये अपना काम है, इसलिए उसके लिए कभी मना ही नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय जैन सभी को, धन्यवाद। मैंने चैट बॉक्स में सर का नंबर भी यहाँ पे दे दिया है, जो भी पूछना चाहेंगे कभी भविष्य में उनको कोई संपर्क करना हो तो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी हमेशा ही से सहज स्वीकृति रहती है सभी छात्रों के प्रति। आपका एक स्नेह रहता है कि सभी लोग प्राकृत और जैन दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ें और सही रूप में बढ़ें। तो आपका निर्देशन इसके लिए बहुत हम सभी के लिए एक आशीर्वाद होता है।
बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 लेक्चर हुए, उसका लिंक आपने भेजा नहीं, ये आपने गलती की, आगे के लिंक भेजते रहें। जी जी, मैं हाँ, ये जो भी हुआ है अभी आज ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा, उसके लिंक आपको ठीक है। सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। ताकि सुनने से नई जानकारी मिले, अच्छा लगता है ना, जी कुछ ना जी कुछ प्राप्त होता ही है। जी सर। चलिए ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सभी का बहुत बहुत आभार जो भी यहाँ उपस्थित थे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर्स। आप सभी का बहुत बहुत, आप आगे भी जुड़े रहें और इसी तरह अपना इस क्षेत्र में और अच्छे से अच्छा रिसर्च वर्क करने का प्रयास करते रहें।